Hello students, welcome to the second part of your sample question paper आंसर की 2025 for chemistry। तो केमिस्ट्री का जो 2025 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किया है उसी के आंसर की का हम सेकेंड पार्ट यहाँ देखने वाले हैं। और इस पार्ट में हम बात करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक जो कि 1 मार्क क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैं अब इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, नहीं देख पाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी वो वीडियो मिल पाए, अवेलेबल हो सके। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की आपको डेफिनेशन और यूनिट देना है इस क्वेश्चन में, या आपके पास चॉइस है कि राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। या तो आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन और यूनिट लिख दीजिए या फिर सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन और यूनिट आपको लिखना है। तो चलिए आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, किस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखना है, किस तरीके से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए जो आंसर है आप लिखेंगे इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, राइट। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से, दूसरे वर्ड्स में आप क्या डिफाइन करेंगे इसको कि इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर कप्पा, है ना, कप्पा से इसको डिनोट किया जाता है। एंड कप्पा इक्वल्स टू व्हाट? तो ये जो ऊपर वाला आपने मीनिंग बताया उसी से हमने फॉर्मूला बनाया है। कप्पा इक्वल्स टू 1/रो। रो का यदि आप फॉर्मूला लिखेंगे, रो की यदि आप वैल्यू लिखेंगे तो कप्पा इक्वल्स टू बनेगा 1/r इंटू L/A। और इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट बनेगी पर ओम पर सेंटीमीटर, या SI यूनिट इसकी होती है सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 था कि डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड राइट द यूनिट। तो हमने ये डेफिनेशन लिखा, फॉर्मूला लिखा और ये हमने यूनिट लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के और में जो पूछा गया है वो है सेल कांस्टेंट। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर अ गिवन सेल। देखिए सेल कांस्टेंट जो है ना वो किसी गिवन सेल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो क्या है? तो वो रेशो है इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस का और इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया का। देखिए इट इज़ डिनोटेड, सेल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है x से, और x के लिए जो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू L/A। आप मीनिंग भी ज़रूर लिखिए कि L क्या है। तो L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय या अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इट इज़ कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यूनिट का बात करूं तो सेल कांस्टेंट का यूनिट देखिए ना, फॉर्मूले से ही क्लियर है। सेल कांस्टेंट का जो यूनिट आएगा दैट इज़ पर सेंटीमीटर। So this is the answer for question number 6. Next question number 7 and 7 है define the rate of chemical reaction। तो rate of reaction को आपको define करना है। choice में आपको दिया हुआ है define the molecularity of a reaction। तो rate of reaction and molecularity of reaction को आपको define करना है। किसी एक को attempt करेंगे आप इस question में। तो चलिए देख लेते हैं आंसर आपने क्या लिखना है इसमें। पहले हम बात करते हैं rate of chemical reaction की। कैसे डिफाइन करोगे? तो इट इज़ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, राइट। तो इसी के हिसाब से आप फॉर्मूला फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन, दिस इज़ फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब और सिंबॉलिक फॉर्म में यदि लिखें तो रिएक्टेंट के रेफरेंस में जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, सो फॉर रिएक्टेंट R, जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, फॉर रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू नेगेटिव साइन लगाएंगे आप, नेगेटिव साइन। दिस डिनोट्स टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। या प्रोडक्ट के रेफरेंस में जब आप लिखेंगे
तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, सो दिस इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की यूनिट बात करें तो केमिकल रिएक्शन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। एंड नाउ द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होती है इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बोला जाता है उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। फॉर अ सिंपल रिएक्शन, एक एग्जांपल से बात करूं तो फॉर अ सिंपल रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एक सिंपल रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लें कि O3 इक्वल्स टू O2 प्लस O, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी क्योंकि इस बैलेंस्ड इक्वेशन में ये एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। सिमिलरली H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इस रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो 2 होगी क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए गए या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इट इज़ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन देना है मॉलिक्यूलैरिटी की और एक एग्जांपल दे दीजिएगा आप किसी भी सिंपल रिएक्शन का। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट 2 यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स, और चॉइस में दिया हुआ है राइट 2 यूजेस ऑफ KMnO4। सो 2 यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स, सबसे पहले इसका आंसर हम देखेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट यूज़ है इन द फॉर्म ऑफ मिश मेटल। मिश मेटल एक्चुअली एलॉय है लैंथेनाइड, आयरन, सल्फर, कॉपर, कार्बन और कैल्शियम का। सो मिश मेटल विच इज़ द एलॉय ऑफ लैंथेनाइड, इट इज़ यूज टू मेक बुलेट शेल एंड लाइटर फ्लिंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिश मेटल याद रखिएगा। और सेकेंड जो यूज़ है इन दी फॉर्म सीरियम फॉस्फेट एंड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइड, इट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो एज अ कैटलिस्ट जो लैंथेनम के ऑक्साइड्स हैं और सीरियम फॉस्फेट के साथ में ये यूज़ किए जाते हैं इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सो दीज आर द 2 यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स। एंड नाउ 2 यूजेस ऑफ KMnO4। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि KMnO4 इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in various reactions. So as a oxidizing agent, second जो use है in volumetric analysis, इसको यूज़ किया जाता है। टाइट्रेशन में आप लोग खुद भी यूज़ कर रहे होंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन में KMnO4। So these are the uses as oxidizing agent in volumetric analysis, or you can say it is used as disinfectant. तो इसमें से कोई भी 2 uses आप लिख सकते हैं for KMnO4। Question number 9 is write the definition and one example of coordination number। और इसके और में क्वेश्चन है कि write the definition and one example of central metal atom। तो पहले अपन देखेंगे definition and example of coordination number। What is coordination number? So it is the number of monodentate ligands which are directly bonded with central metal by coordinate bond। ठीक है, तो जितने मोनोडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल से बॉन्डेड होंगे वही नंबर जो होगा उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जांपल इज़ CONH3 का 6 टाइम और बाहर मैंने लिखा हुआ है Cl3। इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट आयन, CO आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज़ 6, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगैंड है। NH3 इज़ मोनोडेंटेड लिगैंड एंड 6 मोनोडेंटेड लिगैंड्स आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट मेटल, कोबाल्ट आयन इज़ 6। ठीक है, सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर, डेफिनेशन एंड वन एग्जाम्पल।
आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पेपर में से भी उठाकर दे सकते हैं और लिख सकते हैं। नाउ इसी का जो सेकेंड और में जो क्वेश्चन था कि राइट डेफिनेशन एंड वन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को आपको डिफाइन करना है और एग्जाम्पल देना है। तो क्या है सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? तो देखिए, द मेटल एटम टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स आर बॉन्डेड in a definite spatial arrangement around it is called central metal atom. In coordination compounds, the metal atom to which a fixed number of ligands are bonded in a definite spatial arrangement is called central metal atom or ion. एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है जो कोऑर्डिनेशन नंबर में लिया था। सो फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 का 6 times Cl3, the CO metal is central metal atom to which 6 ligands, 6 NH3 ligands are bonded in a definite spatial arrangement. So this is the definition and this is one example of central metal atom or ion. Question number 10 is write the formula of following coordination compounds. आपको 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नेम दिए हैं, इनके फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं। और में राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिए हैं और उसके IUPAC नेम आपको लिखना है। और इसके फर्स्ट पार्ट में जो पूछा हुआ है कि उन्होंने IUPAC नेम दिए हैं, आपको इनके फॉर्मूलाज लिखना है। तो चलिए कैसे, क्या फॉर्मूला होंगे इनके और क्या नेम होंगे IUPAC नेम, दोनों आंसर्स दिखेंगे। फर्स्ट जो इन्होंने नाम दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, दैट इज़ पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट और ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें जिंक का 2। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड का फॉर्मूला हम बनाएंगे। नाम है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसा नाम दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपने सिम्बॉल्स लिखने हैं। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है तो आप K लिख दीजिए। ठीक है, ये K लिख दिया। इसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये। तो अब स्टार्ट करिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये काउंटर आयन है हमारा पोटेशियम, नंबर बाद में लिखेंगे कितने पोटेशियम लगेंगे। टेट्रा हाइड्रोक्सिडो मतलब 4 हैं और क्या है, OH ग्रुप्स है। ये हो गए लिगेंड्स। आपका सेंट्रल मेटल इसमें क्या है, जिंक है। जिंक का सिंबल लिख दीजिए Zn। और क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो 4OH आप यहाँ लगा दीजिए। तो ये हमने बनाया। अब क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का 2 आना चाहिए, तो 4OH, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अकॉर्डिंग जिंक का 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोटेशियम के नंबर को बढ़ा देंगे। तो फॉर्मूला बनेगा K2ZnOH का 4 टाइम्स। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके देखिएगा, x मान के देखिएगा, जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है x का वैल्यू आपको +2 मिलेगा। तो 4OH मतलब 4 नेगेटिव चार्जेस, ये K2 मतलब 2 पॉजिटिव चार्जेस, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव को कैंसिल करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का आएगा इसमें 2। तो फॉर्मूला बनेगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट के लिए जो फार्मूला बनेगा दैट इज़ K2ZnOH का 4 टाइम्स। ऐसे ही जो दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है इन्होंने वो है टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो देखिए टेट्रा नंबर स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो यहीं से स्टार्ट कर देना है। पहले सबसे पहले सेंट्रल मेटल ढूंढ लीजिए, तो जिसके पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा होता है वो सेंट्रल मेटल होता है हमारा। तो कोबाल्ट है, यहाँ कोबाल्ट का फॉर्मूला लिख दीजिए, सिंबल लिख दीजिए, इट इज़ CO। अब क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो। टेट्रा एमाइन मतलब NH3 कितने हैं, 4 है, सो इट इज़ टेट्रा 4। नाउ एक्वा के लिए H2O, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लोरिडो, Cl भी है साथ में, डॉट लगा दीजिए, Cl लिख दीजिए, या इसको स्मॉल ब्रैकेट में आप बंद कर सकते हैं। सो इट इज़ H2O Cl। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद क्या है, Cl।
तो हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना सेंट्रल मेटल का, वो काउंटर आयन के नंबर के थ्रू बैलेंस किया जाता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से जो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3, बिल्कुल बैलेंस है। एक ही Cl आपने यहाँ लिखना है। देखिए एक जो 2 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये 0 चार्ज है, इस पर भी 0 चार्ज होगा। एक चार्ज आएगा Cl के कारण और एक चार्ज इस Cl के कारण। हमको लाना है 3 पॉजिटिव चार्जेस, तो उसके लिए इस Cl का नंबर आप 2 कर देंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी CONH3 का 4 टाइम H2O Cl, और काउंटर आयन के फॉर्म में आपने 2 Cl यहाँ पर लिखना है। सो द फॉर्मूला इज CONH3 का 4 टाइम H2O Cl एंड Cl2। तो आई होप ये फार्मूलाज आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से ये फार्मूले आपने लिखना है। एंड नाउ द राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूले दिए हैं, हमको इनके IUPAC नेम लिखने हैं। फर्स्ट जो कंपाउंड दिया हुआ है फॉर्मूला है PTNH3 का 2 टाइम ClNO2। देखिए इसमें 3 लिगैंड्स हैं और ये सेंट्रल मेटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग। IUPAC नेम सबसे पहले लिगैंड्स के नेम से स्टार्ट करेंगे। अब 3 लिगैंड्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम सबसे पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। NH3 का नाम एमाइन, Cl का नाम क्लोरिडो और NO2 का नाम होता है नाइट्रेटो। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले जो नाम हम लिखेंगे वो NH3 का लिखेंगे नंबर के साथ में। 2 NH3 हैं इसलिए हम लिखेंगे डाई एमाइन। तो स्टार्ट करेंगे हम नेम डाई एमाइन, ठीक है। इसके बाद Cl क्लोरिडो, सो डाई एमाइन क्लोरिडो। एंड नाउ नाइट्रेटो, NO2 के लिए लिखेंगे नाइट्रेटो। एंड नाउ क्योंकि बॉन्डिंग NO2 के फॉर्म में बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू होगी इसलिए हम डैश लगा के लिखेंगे N, और फिर लिखेंगे हम सेंट्रल मेटल का नाम। क्योंकि ये एम्बीडेंटेड लिगैंड है, ये नाइट्रोजन के थ्रू और ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग कर सकता है सेंट्रल मेटल से। तो एम्बीडेंटेड लिगैंड्स में हम बॉन्डिंग जिस एटम से होती है उस एटम को डिनोट करते हैं। तो लिगैंड्स के नेम एक बार फिर से देख लेते हैं। डाई एमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो, और नाइट्रोजन के थ्रू है इसलिए N। सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे दैट इज़ प्लैटिनम, तो नाम आएगा N और इसके बाद आप लिखेंगे प्लैटिनम। साथ में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम का। यहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, क्योंकि जो 2 चार्जेस इसके ऊपर आएंगे वो आएंगे बिकॉज ऑफ Cl एंड बिकॉज ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है। नाउ द सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड जो कंपाउंड दिया है दैट इज COCl2 और En का 2 टाइम्स। तो En स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइअमाइन या इथीन 1,2 डाइअमाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इट इज़ इथेन 1,2 डाइअमाइन। नेम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि Cl क्लोरिडो का C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए हम नाम पहले क्लोरिडो का ही लिखेंगे। तो नाम आएगा, क्योंकि नंबर में 2 Cl हैं इसलिए लिखेंगे हम डाई, और Cl के लिए लिखेंगे क्लोरिडो। नेक्स्ट En, क्योंकि नंबर में 2 हैं और ये कॉम्प्लेक्स लिगैंड है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में नाम लिखेंगे। तो 2 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर बिस, और फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। En का नाम है इथाइलिन डाइअमाइन, इट इज़ इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, और आप लिख सकते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन। मैंने लिखा है इथाइलिन डाइअमाइन, और फिर इसके बाद हमने लिखना है सेंट्रल मेटल का नाम CO, दैट इज़ कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि 2 Cl के कारण इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। En जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है, इसके कारण कोई चार्ज नहीं आएगा। सो कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आया 2। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 2। Question number 11 is write one difference between vinylic halide and aryl halide. विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में आपको एक एग्जाम्पल बताना है। तो
एग्जाम्पल के साथ में ये डिफरेंस बताइएगा आप, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले अपन बताएंगे विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में एक डिफरेंस। देखिए, जो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं, इन दिस हैलोजन एटम, इन दीज हैलाइड्स हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 कार्बन। sp2 कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन। तो हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 कार्बन ऑफ एलिफैटिक चेन और रिंग। तो एलिफैटिक चेन और रिंग का जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, sp2 कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जब हैलोजन बॉन्डेड होगा तो इस टाइप के हैलाइड को हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बताएंगे, एंड द एग्जाम्पल इज़, एक एलिफैटिक चेन बनाते हैं। तो एलिफैटिक चेन मैंने बनाई, ये सी और ये मैंने बनाया C, और एक कार्बन से मैंने हैलोजन को अटैच कर दिया। ये आप Cl(X), मैंने X लिखा हुआ है, यू कैन राइट Cl। तो और इस कार्बन को हम डबल बॉन्डेड कर देते हैं। तो ये कार्बन हो गया डबल बॉन्डेड, मतलब ये हो गया sp2 कार्बन, और बाकी में हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इट विल बी CH3, इट विल बी H, इट विल बी H। तो ये जो कंपाउंड है, ये एग्जाम्पल बनेगा विनाइलिक हैलाइड का। चलिए इस X की जगह अपन कुछ हैलोजन लिख देते हैं। तो हैलोजन हमने लिखा, इसको लिख देते हैं ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एंड नाउ इट इज़ डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, इस X की वैल्यू मैंने Cl रख दी। So this is the example of vinylic halide where halogen is attached to sp2 carbon। sp2 carbon मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ एलिफैटिक चेन और रिंग। आप इसकी जगह कोई रिंग भी बना सकते हैं एग्जाम्पल में। सो इट इज़ कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। और नाम देख लें इसका, तो नाम इसका क्या आएगा, इट इज़ प्रोपीन, है ना, एंड 1 क्लोरो, इट इज़ 1 क्लोरो propene, right? So 1-chloropropene is the example of vinylic halide. Now next इसका जो पार्ट है एराइल हैलाइड, आप किसको बोलेंगे? तो एराइल हैलाइड इज हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, है ना। इसमें भी हैलोजन एटम sp2 कार्बन से ही बॉन्डेड है, बट ये sp2 कार्बन जो होगा वो किसका होगा, एरोमेटिक रिंग का होगा, मतलब बेंजीन रिंग का होगा। तो व्हेन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ एनी एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग, देन इट इज़ कॉल्ड एराइल हैलाइड। sp2 कार्बन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में ये जो कार्बन है, ये सारे ही कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से आप Cl कहीं भी अटैच कर दीजिए, दैट विल बिकम द एग्जाम्पल ऑफ एराइल हैलाइड, जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से बॉन्डेड होगा, मतलब एरोमेटिक रिंग के डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। ये ऐसा ना लिख के आप और इसको डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उनको और क्लियरली शो कर सकते हैं डबल बॉन्ड्स बना के। तो इस तरीके से आप डबल बॉन्ड्स बनाइए और कहीं भी एक Cl जो है आप अटैच कर दीजिए। तो इसमें हैलोजन एटम इस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, जो कि किसका पार्ट है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। तो आई होप ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू आपको ये जो डिफरेंस है ये समझ में आया होगा। यदि ऐसा डिफरेंस आता है, आपने एक एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए इसी के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड अभी अपन ने एक्सप्लेन किया। इसी के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन एलिलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। चॉइस में आपको दिया हुआ है कि आप डिफरेंस बताइए एलिलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में। मतलब दोनों ही केस में जो आपका हैलोजन होगा वो sp3 कार्बन से अटैच होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है, तो चलिए इस डिफरेंस को भी अपन देख लेते हैं। तो एलिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं कि इन दिस एल्काइल हैलाइड्स हैलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, है ना। सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड होगा। तो हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन विच इज़ बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ एलिफैटिक चेन और रिंग। आपका हैलोजन एटम sp3 कार्बन से अटैच होगा और ये जो sp3 कार्बन है ना,
ये अपने पीछे अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन से, जो कि एलिफैटिक चेन या एलिफैटिक रिंग का पार्ट होगा। अगेन ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो एक एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले बनाई जो एलिफैटिक चेन है वो हम पहले बना लेते हैं। तो एलिफैटिक चेन हमने बनाई, ये बनाया CH2, ये डबल बॉन्डेड कार्बन बनाया CH, और इससे हमने जोड़ा ये CH2। इससे यदि आप हैलोजन जोड़ देते हैं तो ये एग्जाम्पल होगा, ये कहलाएगा एलिलिक हैलाइड, क्योंकि इसमें हैलोजन एटम, ये कार्बन तो sp3 कार्बन हो गया, बट ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, so this carbon is sp2 carbon, this is sp3. So in this halogen atom is bonded to sp3 carbon which is bonded to sp2 carbon of aliphatic chain. ये aliphatic chain है। आप रिंग भी बना सकते हैं, एलिफैटिक रिंग है ना, एक हेक्सागोनल, पेंटागोनल, कोई भी आप एक रिंग बना लीजिए। ये मैंने बनाई हेक्सागोनल रिंग, और इसमें मैंने ये बना दिया डबल बॉन्डेड कार्बन। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन या ये कार्बन, जो भी आप लेना चाहें, इससे आप हैलोजन अटैच कर दीजिए। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिलिक हैलाइड, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिलिक हैलाइड। IUPAC नेम क्या होगा वो आप बताइएगा मुझे। चलिए, इसी का जो सेकंड उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ है कि बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, हैलोजन एटम्स बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, है ना, इसमें भी sp3 कार्बन से अटैच होगा, विच इज़ फर्दर बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, है ना, वो कार्बन एक्चुअली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, या जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेंजाइल क्लोराइड। तो ये हमने बनाई बेंजीन रिंग, और इससे हमने जोड़ा ये कार्बन जो कि sp3 कार्बन है, इससे हैलोजन एटम अटैच है। तो दोनों ही केसेस में जो हैलोजन एटम है वो sp3 कार्बन से अटैच होगा, लेकिन ये sp3 कार्बन sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन से अटैच है, और इस केस में आपका ये जो sp3 कार्बन है ये एलिफैटिक चेन के sp2 या डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। तो आई होप ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको क्लियर हो गई होगी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बायोमोलिक्यूल से है, कि विटामिन सी इज़ नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, वाई। विटामिन सी हमारी ह्यूमन बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होता है। तो देखिए, विटामिन सी, आंसर है विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन, सो इट इज़ रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, वो वाटर सॉल्युबल होने के कारण बॉडी से जल्दी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं, और दैट्स वाई दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन है विटामिन B12। विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये बॉडी में स्टोर हो सकता है। तो एक्सेप्शन इज़ विटामिन B12, और रीज़न मैंने आपको बताया, बिकॉज इट इज़ वाटर सॉल्युबल, सो इट इज़ रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। इसी के और में जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि विटामिन D इज़ स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, है ना, C स्टोर नहीं होता है लेकिन D ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है, क्यों। सो विटामिन D इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना, A, D, E, K, ये जो विटामिन्स है दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, सो दीज आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज, एंड दैट्स वाई it is not excreted, it is stored in human body in liver and adipose tissue। तो क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, इसीलिए ये हमारे लिवर में, हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाता है। सो दीज आर द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। आपको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है दो रिएक्शंस का, और आपको केवल ऑर्डर कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और यहाँ से 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 3 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और ये 3 नंबर तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले नंबर हैं, क्योंकि आपने केवल क्या करना है, रेट एक्सप्रेशंस में कॉन्सेंट्रेशन की ये जो पावर होती है इनको प्लस करना है, ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट जो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि रेट इक्वल्स टू K और A टू दी पावर 1/2 एंड B कॉन्सेंट्रेशन की पावर दी है 3/2।
तो आपने क्या करना है, ये 1/2 प्लस 3/2 को प्लस करना है, यू विल गेट 4/2 एंड फाइनली यू विल गेट द ऑर्डर 2। तो इसका आंसर आ गया 2। सिमिलरली जो सेकेंड रेट एक्सप्रेशन है, रेट इक्वल्स टू के a⁻³ 3/2 एंड b⁻⁻1। तो आपने क्या करना है, 3/2 और ये प्लस -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1/1 एंड यू विल गेट द आंसर 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सेकेंड रेट एक्सप्रेशन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले का आंसर है ऑर्डर 2 और सेकेंड का आंसर है 1/2। इसका ऑर्डर होगा 1/2। तो बहुत है ना, बहुत इजी। अब इसके और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के की आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं विथ यूनिट्स, आपने ऑर्डर पहचानना है। तो यहाँ पर के की वैल्यूज़ से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंस है वो इन यूनिट्स का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इन यूनिट्स को देख के आप रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। तो पहले रेट कांस्टेंट का जो उन्होंने यूनिट दिया हुआ है दैट इज़ लीटर पर मोल पर सेकेंड, और लीटर पर मोल पर सेकेंड ये रिएक्शन होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो इसका ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी ये, मतलब इसका ऑर्डर होगा 2। दूसरा पर सेकेंड दिया हुआ है और पर सेकेंड जो यूनिट होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है, तो इसका ऑर्डर हो गया ऑर्डर 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है और ये है यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। तो थ्रू द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट यू कैन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैल्यूज से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू कुछ भी लिखी हो, आपने इन यूनिट्स को देख के ऑर्डर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाई राइट विथ एग्जाम्पल। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, आपको रीज़न बताना है और एक एग्जाम्पल भी आपको इसके साथ में देना है। तो देखिए जो आंसर है इसका कि जो डी ऑर्बिटल्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके पास होते हैं 2 इनकम्प्लीट शेल जनरली, एंड दैट्स वाई जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ n-1 d and ns electrons is almost similar, है ना, almost similar, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है। तो n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, ड्यू टू विच, है ना, अब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है तो ड्यू टू विच d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है दैट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू विच d orbital electrons, or you can say d electrons also participate in bonding, also participate in bonding, और इनके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के कारण ही जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एक से ज़्यादा होती हैं। सो दैट्स वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। केवल यदि s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते तो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता, लेकिन इन s इलेक्ट्रॉन्स के साथ d इलेक्ट्रॉन्स n-1 d इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस शेल का जो d ऑर्बिटल है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। सो दैट्स वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक एग्जाम्पल आपको इसके साथ में देना है, तो एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि Mn हमारा जो मैग्नीज़ है वो +2 से लेकर +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो +2 से लेकर +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। रीज़न ये है कि जो Mn है ना, इसका इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 25, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है दैट इज़ 4s2 3d5। तो s के इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ यदि केवल 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते तो ऑक्सीडेशन स्टेट आता +2, है ना।
लेकिन 4s के साथ यदि d का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, एक और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो +4, वन मोर इलेक्ट्रॉन इफ पार्टिसिपेट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3, +6 एंड +7। सारे इलेक्ट्रॉन यदि पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करेगा हमारा Mn। तो रीज़न ये है, और एक एग्जाम्पल मैंने Mn का लिया है, आप इस तरीके से किसी और एलिमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाई, राइट विथ एग्जाम्पल, है ना। सेम पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो बनाए हुए हैं इस बार सैम्पल पेपर में। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, और क्यों शो करते हैं आपको रीज़न बताना है और एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ है जनरली, पहले तो ये बता दूं कि जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर जनरली मोस्टली दे आर पैरामैग्नेटिक। तो जनरली दे आर पैरामैग्नेटिक, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। So by nature D block elements and their many compounds are paramagnetic in nature. It is due to, अब Y का अपन आंसर लिख रहे हैं, so why? So it is due to one or more unpaired electrons which are present. Unpaired electron, यदि एलिमेंट में या कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो नेचर होगा उस कंपाउंड का या उस एलिमेंट का नेचर होगा पैरामैग्नेटिक, दे विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एक और चीज़, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे पैरामैग्नेटिक नेचर भी इंक्रीज होगा, राइट। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना वो सब्सटेंस कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है, तो एग्जाम्पल आप कोई भी ले लीजिए। जैसे इसका फर्स्ट सीरीज़ का जो फर्स्ट मेंबर है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर है 21। यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d1, है ना। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये 4s में तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3d1 इसके कारण इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। सिमिलरली इसका जो सेकंड मेंबर है दैट इज़ टाइटेनियम Ti, एटॉमिक नंबर है 22, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 4s2 3d2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। सिमिलरली यदि आप वैनेडियम लेंगे, इसका नंबर होता है 23 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आएगा 4s2 3d3, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली आप ऐसे और आगे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बता के उसका पैरामैग्नेटिक नेचर आप जस्टिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 14. Question number 15 is, assume the order of reactivity of SN1 and SN2 reaction for 4 isomers of bromobutane. ब्रोमोब्यूटेन के आपको 4 आइसोमर्स बनाने हैं और उनके लिए SN1 या SN2 रिएक्शन कौन सा मैकेनिज़्म वो प्रेफर करेंगे, कौन सी रिएक्शन वो प्रेफर करेंगे, ये आपको बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन आपको बतानी है फॉर द 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। तो सबसे पहले तो अपन 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन देख लेते हैं कि कौन कौन से 4 आइसोमर्स हम बनाएंगे, पॉसिबल हैं वो 4 आइसोमर्स देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आइसोमर, फिर हम SN1 SN2 रिएक्शन का बात करेंगे। तो फर्स्ट आइसोमर, दिस इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 15 एंड 4 आइसोमर्स हम बनाने वाले हैं, 4 आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, ओके। सो ब्रोमोब्यूटेन इज C4H9 एंड Br, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब बनाते 4
कार्बन 9 हाइड्रोजन एंड एक Br लेकर हम कैसे 4 आइसोमर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट आइसोमर सबसे पहले Br से स्टार्ट करते हैं। पहले कार्बन पर हमने ये Br लगाया, CH2 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 and this is CH3. This is the first isomer of bromobutane and name of isomer is 1-bromobutane. It is 1-bromobutane, right? पहले आइसोमर्स बनाते हैं और फिर उसके बाद हम SN1 SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो देखेंगे। चलिए सेकेंड आइसोमर अपन बनाएं। तो सेकेंड आइसोमर इस Br का पोजीशन फर्स्ट कार्बन से उठा के सेकेंड पर कर देते हैं। तो हमारा जो सेकेंड आइसोमर बनेगा दैट इज़ 2-ब्रोमोब्यूटेन, और 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए ये फर्स्ट कार्बन, इसके बाद हम लगाते हैं सेकेंड कार्बन पर Br ग्रुप एंड देन वी आर हैविंग CH2 एंड CH3. So this is the second isomer, that is 2-bromobutane, right? Now the third isomer. थर्ड आइसोमर कैसे बनाएंगे? तो एक काम करते हैं कि एक जो हमारा ये CH3 का ग्रुप है ना, इसको उठा के यहाँ ब्रांचिंग में बना देते हैं और Br को अपन ले चलते हैं फर्स्ट कार्बन पर। तो नेक्स्ट जो बनेगा दैट इज़ Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और मैंने ये ब्रांच में डाल दिया CH3, राइट। तो इसका नाम आएगा 1-ब्रोमो 2-मिथाइल, see 1-bromo 2-methyl and propane. So this is your 1-bromo 2-methyl and चेन क्योंकि 3 कार्बन की है सो इट इज़ प्रोपेन। 3 आइसोमर्स तो हमने बना लिए, फोर्थ आइसोमर यहाँ बना लेते हैं। तो फोर्थ आइसोमर इज़ Pr को भी इस कार्बन पर ले आते हैं। तो हमारा जो फोर्थ आइसोमर बनेगा दैट विल बी, फोर्थ आइसोमर विल बी इट इज़ CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। एक ब्रांच बना देते हैं CH3 का एज इट इज़ और यहाँ एक और हम ब्रांच डालते हैं Br का। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2-bromo 2-methyl propane. सो इट इज़ 2-bromo 2-methyl propane, ठीक है। तो ये 4 आइसोमर्स हमने जो ब्रोमोब्यूटेन के हैं वो बना लिए। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बनाया है। अब हमको ऑर्डर एज्यूम करना है ना, कि कौन सा जो आइसोमर है वो SN1 रिएक्शन देगा और कौन सा आइसोमर SN2 रिएक्शन देने वाला है। तो देखिए ये जो है ना 1-ब्रोमोब्यूटेन, ये कैसा है? 1 डिग्री हेलो एल्केन है, प्राइमरी कार्बन से Br अटैच्ड है, मतलब इट इज़ 1 डिग्री RX है ये। और 1 डिग्री RX कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं या किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं? तो आपको मालूम है 1 डिग्री RX जो होता है इट प्रेफर्स SN2 रिएक्शन, सो इट विल गिव SN2 मैकेनिज्म और SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आपका जो Br है वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, दोनों तरफ 2 कार्बन है, मतलब ये आपका हो गया 2 डिग्री RX, राइट। और 2 डिग्री RX जो है ये दोनों रिएक्शन दे सकते हैं, आइदर SN1 और SN2। ये डिपेंड करेगा रिएक्शंस कंडीशंस पर, किस टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल है या किस टाइप का जो सॉल्वेंट है वो यूज़ किया गया है, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो जो 2 डिग्री RX होते हैं दे कैन अंडरगो SN1 और SN2 रिएक्शन, दे कैन अंडरगो बोथ द रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज़ 1-bromo 2-methyl। अगेन यहाँ देखें तो ये कैसा है, 1 डिग्री, आपका 1 डिग्री RX है। तो 1 डिग्री RX होने के कारण, प्राइमरी हेलो एल्केन होने के कारण इट विल ऑल्सो अंडरगो SN2 रिएक्शन, इट विल प्रेफर SN2 रिएक्शन। समझ में आ रहा है? एंड नाउ द लास्ट आइसोमर दैट इज़ 2-bromo 2-methyl propane। इसमें देखिए ये जो कार्बन है ना ये 3 डिग्री कार्बन है जिससे Br अटैच्ड है, मतलब आपका ये जो आइसोमर हो गया ये क्या हो गया, 3 डिग्री RX हो गया, टर्शरी हेलो एल्केन हो गया। और टर्शरी हेलो एल्केन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? सो दे फॉलो SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो समझ में आया आपको? जो प्राइमरी हेलो एल्केन है SN2 मैकेनिज्म, दिस इज़ ऑल्सो प्राइमरी हेलो एल्केन SN2 मैकेनिज्म।
आपका ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है, बोथ इट कैन आइदर follow SN1 reaction or SN2 reaction depending upon the reaction conditions. And last one is 3 degree haloalkane, it will prefer SN1 mechanism or reaction. So this is the answer for your question number 15. And now और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 के ही और का जो क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं और आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन है ये भी। तो पहला जो कंपाउंड है दैट इज़ 2-chloro-3-methyl पेंटेन, नेक्स्ट है 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूट-2-इन और थर्ड जो है कंपाउंड दैट इज़ 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सीन। तो चलिए वन बाय वन हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपने क्या एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जो हमारा ये जो है ना फर्स्ट कंपाउंड जो है दैट इज़ 2-chloro-3-methyl पेंटेन। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए आपने वर्ड रूट देख लेना है। पेंट वर्ड रूट है मतलब आपने 5 कार्बन, ये हम फर्स्ट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, 5 कार्बन आपने ड्रॉ करना है 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए 5 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए। जो हमारे कंपाउंड का नाम है 2-chloro देन 3-methyl एंड पेंटेन। ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड ही रहने देना है। क्या करेंगे आप 2-chloro सेकेंड कार्बन, किसी भी एंड से सेकेंड कार्बन आपने सेलेक्ट करना है। सेकेंड कार्बन पर आपने लगाना है एक Cl और थर्ड कार्बन पर आपने लगाना है एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो वैलेंसी है कार्बन की वो हाइड्रोजन लगा के आप सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहाँ हमने लगा दिए 3H, यहाँ भी लगा देंगे 3H और इसके बाद इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे एक H लगा के, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे एक H लगा के, यहाँ पर 2 H लगा दीजिए। सो दिस इज़ 2-chloro-3-methyl एंड इट इज़ पेंटेन। सो दिस इज़ द फर्स्ट structural formula for 2-chloro-3-methyl pentane. Now the second is 1,4-dibromobute-2-ene. तो अब आप कितने कार्बन वाली चेन बनाएंगे? अब आपने बनाना है 4 कार्बन वाली चेन। जो कंपाउंड का नेम दिया हुआ है वो मैं लिख दे रही हूँ, दैट इज़ 1,4 डाइब्रोमो, इट इज़ डाइब्रोमो मतलब 2 ब्रोमो ग्रुप लगाने हैं आपने, ब्यूट-2-इन। ओके, ब्यूट वर्ड रूट यहाँ देख लीजिए, ब्यूट है, 4 कार्बन आप बना दीजिए पहले सिंगल बॉन्ड से। तो ये हमने सिंगल बॉन्ड से 4 कार्बन बना दिए। अब सेकेंड कार्बन पर आपने क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। इन को देखते हुए आप डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, यहाँ आप लगा दीजिए डबल बॉन्ड। तो ये बन गया ब्यूट-2-इन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर आपने लगाना है Br ग्रुप। तो इसको हम फर्स्ट माने तो यहाँ एक Br ग्रुप अटैच कर देते हैं और फोर्थ कार्बन ये हो जाएगा, या इधर से काउंट करो तो ये फर्स्ट और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गया 1,4 डाइब्रोमो एंड ब्यूट-2-इन। रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए H लगा दीजिए। 1 2 3 ये हो गया 4, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। सो दिस इज़ योर Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। सो दिस इज़ 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट-2-इन। And now the third compound that is 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन बोला है मतलब आपने एक 6 कार्बन वाला रिंग बनाना है जो कि बेंजीन जैसा बनेगा, बस डबल बॉन्ड आप नहीं लगाएंगे। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या करना है आपने, एक पर आप लगा देंगे Cl। तो मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट कार्बन, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कैसे भी काउंट करेंगे, ये पोजीशन फोर्थ पोजीशन आएगी। यहाँ आप ऐड कर देंगे C2H5 और इसी रिंग को, है ना, आप वर्टिकल बना दीजिए, हॉरिजॉन्टल बना दीजिए। आप इधर लिख दीजिए C2H5 और इधर लिख दीजिए Cl। तो ये फर्स्ट कार्बन काउंट होगा, आप जहाँ भी Cl लगाएंगे, और ये फोर्थ कार्बन काउंट होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है एंड इट इज़ व्हाट 1-chloro, इट इज़ 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। सो आई थिंक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। यदि ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज़ हाउ विल यू कन्वर्ट। कन्वर्जन पर ये क्वेश्चन है। बेंजीन टू एनिलिन एंड बेंजामाइड टू एनिलिन, मतलब एनिलिन बनाने की प्रिपरेशन मैथड्स आपसे पूछी जा रही हैं।
हाउ टू कन्वर्ट में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेंजीन टू एनिलिन कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है बेंजीन टू एनिलिन। बेंजीन टू एनिलिन बनाने के लिए आपने जो सबसे पहले देख लीजिए क्या करना है, आपने इस स्ट्रक्चर को आपको कन्वर्ट करना है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, दिस इज़ योर एनिलिन, बेंजामाइन इज़ कॉल्ड एनिलिन। ये कन्वर्जन आपको करना है। देखिए डायरेक्टली हम बेंजीन से एनिलिन नहीं बना सकते, तो सबसे पहले हम बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे क्लोरोबेंजीन में। इसके लिए आप क्या करेंगे, बेंजीन का रिएक्शन, दिस इज़ द आंसर। ये बेंजीन रिंग का आप क्लोरीनेशन करेंगे, हेलोजिनेशन करवाएंगे, और हेलोजिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड एट लो टेम्परेचर। पर जब आप बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाएंगे यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। तो ये आपको मिल गया क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन का आप रिएक्शन कराएंगे अमोनिया और Cu2O के साथ में। मैं यहीं करवा दूँ, तो साथ में मैंने यहाँ रिएक्शन चलिए अलग से ले लेते हैं। ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे और इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप कराएंगे NH3 और Cu2O के साथ में, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में। जब आप ये रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन होगा हाई प्रेशर पर एंड 475-73 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप ये रिएक्शन कराएंगे यू विल गेट C6H5NH2 दैट इज़ एनिलिन। सो दिस इज़ योर एनिलिन डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। साथ में आपको मिलेगा कॉपर, साथ में आपको मिलेगा वाटर H2O। तो बैलेंस करने के लिए आप चाहें तो यहाँ 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो NH3 भी आपको 2 लेना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एंड मिलेगा 2Cu प्लस 2CuCl plus H2। So this is the conversion for benzene to aniline। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है दैट इज़ बेंजामाइड टू एनिलिन। बेंजामाइड से आपको एनिलिन बनाना है। बेंजामाइड मतलब C6H5CONH2। देखिए ये हो गया CONH2, दिस इज़ योर बेंजामाइड। इसको आपको कन्वर्ट करना है एनिलिन में। सबसे पहले यदि कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चंस आते हैं ना, और कंपलसरी आपको यदि ये अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले इस टाइप से आप बना लीजिए, तो आपको बहुत सारा रिएक्शन जो है, बहुत सारा जो कन्वर्जन है वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो बेंजामाइड से आपको एनिलिन बनाना है, और बेंजामाइड से एनिलिन बनाने का जो मेथड है वो आप सब ने पढ़ा हुआ है, वो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, है ना। याद आया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम बेंजामाइड से ही शुरुआत करते हैं। सो दिस इज़ बेंजामाइड, ओके। और इसका रिएक्शन आप किससे करवाओगे, ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं, और साथ में अल्कली होता है। बैलेंस इक्वेशन ही लिख रही हूँ। तो यू विल गेट व्हेन बेंजामाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर विथ अल्कली यू विल गेट एनिलिन। दिस इज C6H5NH2। NH2 आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस यू विल गेट K2CO3, आप यहाँ NaOH भी ले सकते हैं। प्लस यू विल गेट 2 KBr, साथ में बनेगा वाटर। दिस इज़ योर एनिलिन and this is benzamide। okay, so these are the two conversions। फर्स्ट बेंजीन टू एनिलिन बनाया हमने, 2 स्टेप में बनेगा ये, क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे हम। और सेकेंड स्टेप में बेंजामाइड टू एनिलिन बनाना है। ये जो रिएक्शन है ना, दिस इज ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। एक्चुअली ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ना। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम ये बेंजामाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं एनिलिन में। अब देखिए इसी के और में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में ये कन्वर्जन पूछा गया था आपसे, और इसी के ऑप्शन में जो दूसरा है वो भी एक्चुअली कन्वर्जन ही है। हाउ विल यू कन्वर्ट थैलेमाइड टू एन एल्काइल थैलीमाइड, और दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड टू NN डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन। ठीक है, ये कन्वर्जन कैसे हम कैरी आउट करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो कन्वर्जन है दैट इज़ फ्रॉम थैलेमाइड टू एन एल्काइल थैलीमाइड। तो फर्स्ट conversion is from
थैलेमाइड टू एन एल्काइल थैलेमाइड, एन एल्काइल थैलेमाइड। भाई सबसे पहले तो थैलेमाइड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं अपन, है ना। तो थैलेमाइड इज, थैलेमाइड का फॉर्मूला बनाए तो बेंजीन रिंग बनाइए सबसे पहले। दिस इज़ योर बेंजीन रिंग एंड 2 CO ग्रुप अटैच करेंगे इससे और इनको अटैच कर देंगे NH से। दिस इज़ योर थैलेमाइड। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है थैलेमाइड से। दिस इज़ थैलेमाइड, इसको आपको कन्वर्ट करना है एन एल्काइल थैलेमाइड में, मतलब यहाँ एक R ग्रुप आपने लाना है। कैसे लाओगे, तो इसका आप पहले रिएक्शन करा दीजिए KOH के साथ में। जब आप इसका रिएक्शन KOH के साथ कराओगे ना, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद रिमेनिंग जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनेगा, CO N और यहाँ आ जाएगा K। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव करोगे, ये H और ये OH, बाकी का इससे कंबाइन कर दीजिए, H हटाइए और K यहाँ पर अटैच कर दीजिए। अब इसका रिएक्शन इस K की जगह हमको क्या लाना है, एल्काइल ग्रुप लाना है। तो इसका आप रिएक्शन करा दीजिए एल्काइल हैलाइड से। मैंने रिएक्शन कराया RI के साथ में, दैट इज एल्काइल आयोडाइड के साथ में। क्या होगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर दिस इज N और KR कंबाइन हो जाएगा I के साथ में एंड यू विल गेट NR। तो दिस इज N एल्काइल एंड दिस इज योर थैलेमाइड, साथ में आपको मिलेगा KI। ओके, तो ये बन गया हमारा N एल्काइल, कंपाउंड इज N एल्काइल, जो हमको बनाना था थैलेमाइड, राइट। नाउ द सेकेंड कन्वर्जन, and the second conversion is benzyl chloride to NN dimethyl phenyl methenamine आपको बनाना है। तो बेंजाइल क्लोराइड से स्टार्ट करना है और आपने बनाना है NN डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन। तो चलिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड। सो बेंजाइल क्लोराइड इज बेंजीन रिंग बनाइए आप और साइड चेन से यहाँ पर आप अटैच करेंगे CH2Cl, ठीक है। तो दिस इज़ योर बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। इस बेंजाइल क्लोराइड का सबसे पहले आप रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ में। जब आप NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे -HCl कर दीजिए, एक H ले लीजिए, यहाँ से एक Cl ले लीजिए और आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, मिलेगा। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल एमाइन। सो दिस इज योर बेंजाइल एमाइन, राइट। बेंजाइल एमाइन का रिएक्शन अब आप करा दीजिए मिथाइल क्लोराइड से CH3Cl, क्योंकि डाइमिथाइल है तो 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए इसके। तो जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड से बेंजाइल एमाइन का रिएक्शन कराएंगे, ये जो 2 H हैं ये रिमूव हो जाएंगे इन Cl के साथ में और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो योर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। दिस इज फिनाइल रिंग, दिस इज योर CH2 सिंगल बॉन्ड N और 2 H हटकर लग जाएंगे 2 CH3 और साथ में माइनस यहाँ होगा 2 HCl। सो दिस इज योर NN डाइमिथाइल फिनाइल एंड दिस इज योर मिथेनामाइन। सो दिस इज NN डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। तो आई होप आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। So this is the conversion from benzyl chloride to dimethyl phenyl methenamine. And now the question number 17. Define elevation in boiling point and establish a relation of it with molality. और इसी का जो सेकेंड पार्ट है, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क। अब जो क्वेश्चन है 17, 18, 19 एंड 20, दीज 4 क्वेश्चन आर फॉर 4 मार्क्स। तो 2 पार्ट में दिया हुआ है ये। तो पहले आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है और इसका रिलेशन बताना है मोलैलिटी के साथ में। सेकेंड पार्ट में उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये फार्मूला है उसका, इज़ डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट, प्रेशर दिया हुआ है उन्होंने 1.013 बार प्रेशर। Kb फॉर वाटर इज़ 0.52, दैट इज़ केल्विन kg पर मोल।
तो ये दो पार्ट में आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या डिफाइन करेंगे आप। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस as compared to pure solvent. This rise in temperature of boiling या boiling temperature, so this increase in boiling temperature due to addition of non-volatile solute in a solvent is called elevation in boiling point. ठीक है, ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट the boiling point of solution increases as compared to pure solvent. This increase in boiling temperature due to addition of non-volatile solute in a solvent is called elevation in boiling point. ठीक है, क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? Now this elevation in boiling point is denoted by delta TB. Okay, and delta TB is directly proportional to small m और this TB equals to होता है KB into small m, where KB is the constant, small m is the molality, meaning ज़रूर लिखिएगा आप, small m is the molality and KB is the molar elevation boiling point constant. बहुत बड़ा है इसलिए मैं लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा. So this is the relation between delta TB मतलब elevation in boiling point and molality. Now the second part, this is the first part, this is the first part, now the second part. सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो देख लेते हैं. अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है सबसे पहले ये देखें. जब भी न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे. तो पहला चीज़ क्या है, उन्होंने 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ डिजॉल्व इन 1 kg वाटर. ग्लूकोज यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, दोनों का मास दिया हुआ है, मतलब गिवन मास दिया हुआ है आपको. तो गिवन, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए. गिवन में जो फर्स्ट चीज़ आपको दी हुई है दैट इज़ सॉल्यूट का मास एंड दैट इज़ 36 ग्राम. ठीक है. सेकेंड चीज़ जो आपको दी हुई है WA दिया हुआ है, मतलब सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है और वो ऑलरेडी kg में दिया हुआ है, दैट इज़ 1 kg. इसके अलावा जो थर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वो दे रहे हैं, एट वॉट टेम्परेचर वाटर विल बॉयल, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं वो सोल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं सोल्यूशन का, प्रेशर दिया हुआ है और KB दिया हुआ है वाटर के लिए. तो KB उन्होंने दिया हुआ है, जो हमारे काम की चीज़ है दैट इज़ KB एंड KB इज़ 0.52 केल्विन kg पर मिनट ये दिया है. ठीक है. तो ये आपको गिवन चीज़ें. अच्छा, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है TB, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको फाइंड करना है. तो आपको रिलेशन जो है वो मालूम है कि डेल्टा TB क्या होता है. डेल्टा TB होता है, इट इज़ इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट. TB इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड TB नॉट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से जब आप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करते हैं यू विल गेट डेल्टा TB. डेल्टा TB आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अपन डेल्टा TB फाइंड करते हैं और आपने निकालना क्या, आपने ये निकालना है. अच्छा, वाटर क्योंकि एज अ सॉल्वेंट है तो TB नॉट तो आपको मालूम है. फिफ्थ चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो TB नॉट है वो केल्विन में यदि बात करें तो इट विल बी 373 केल्विन, है ना. ये अंडरस्टूड है. तो ये गिवन चीज़ें हैं आपके क्वेश्चन के लिए. सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए. जो फार्मूला आप यूज़ करने वाले हैं ये फार्मूला, इसको कैसे यूज़ करोगे ये फाइंड करना है. आप इसको इधर ले आइए. तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा TB इक्वल्स टू TB नॉट प्लस हो जाएगा डेल्टा TB. तो आपके पास ये तो है, ये दिया, ये हमको मालूम है. आपने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना पड़ेगा आपको. ये फाइंड करने के लिए जो फार्मूला लगाना है वो मैं आगे बताती हूँ आपको. तो देखिए डेल्टा TB जो फाइंड करेंगे दैट इज़ फ्रॉम द फार्मूला जो अभी आपने लिखा था रिलेशनशिप में KB इंटू स्मॉल m से. अब डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m. स्मॉल m क्या होता है, WB अपॉन MB
इंटू WA, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यदि ये इट शुड बी इन kg, यदि ग्राम्स में होगा ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा, बट अभी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो 1 kg दिया हुआ है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा TB अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा TB आपको मिलेगा, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ 0.52 मल्टीप्लाइड बाय WB दिया हुआ है 36 ग्राम, और ग्लूकोज का जो मास होता है दैट इज़ 180, और WA उन्होंने दिया हुआ है 1 kg, ऑलरेडी kg में दिया हुआ है। तो बस इसको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा 0.104। इट विल बी 104 इंटू 10⁻³ एंड यू विल गेट, और यू कैन राइट 0.104। बस ये आपका डेल्टा TB आ गया। अब तो आपने फाइनल फार्मूला लगाना है कि TB इक्वल्स टू सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, है ना। तो TB इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, TB नॉट प्लस आपने ये जो एलिवेशन फाइंड किया है इसको प्लस कर दीजिए, तो इट विल बी इक्वल्स टू वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 डिग्री सेल्सियस, अभी तो हम यही मान रहे हैं, 0.13 नहीं लिख रहे हैं, और इसमें आप ऐड कर देंगे 0.104 केल्विन। सो योर आंसर विल बी 373.104 केल्विन। So at this temperature water will boil after adding 36 gram of glucose. This is the answer. तो आपने इस तरीके से ही अपनी जो फाइनल एग्ज़ाम है ना उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फार्मूला यूज्ड भी लिखना है आपने, इसके आगे आप लिख दीजिए फार्मूला यूज्ड। ये फार्मूला आप यूज़ करने वाले हैं, ये आपने वैल्यूज़ पुट करी हैं और आपका फाइनल आंसर विथ यूनिट आपने लिखना है। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन में और में जो दिया हुआ है कि फिज और बबल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ओपनिंग अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर एट रूम टेम्परेचर वाई। आपको रीज़न पूछा हुआ है एक पार्ट में, और सेकेंड पार्ट अगेन न्यूमेरिकल है ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले अपन इस फर्स्ट पार्ट का आंसर देख लेते हैं कि जो फिज या बबल्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन ओपनिंग द सोडा वाटर बॉटल एट रूम टेम्परेचर, वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर में आपने लिखना है, एज वी नो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द प्रेशर ऑफ एनी गैस is directly proportional to the amount of dissolved gas in a liquid. When we open the soda water bottle at room temperature, the pressure of CO2 decreases, and that's why the solubility of CO2 in water decreases. As a result, fizz, sound और bubbles are produced. ठीक है, तो हेनरी लॉ को आपको मेंशन करते हुए इसका आंसर आपने लिखना है। नाउ द सेकेंड पार्ट का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का मोलर मास आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसमें कि तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, ये सेकेंड पार्ट में लिख रही हूँ, और का गिवन, व्हाट इज़ गिवन, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो पहली चीज़ जो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया 200 ml, या इसको यदि हम लीटर में कन्वर्ट कर दें यहीं तो इट विल बिकम 0.2 लीटर। ठीक है, 1000 से डिवाइड करके। तो पहला चीज़ वॉल्यूम आ गया हमारे पास में। और क्या दिया हुआ है इसमें, और दिया हुआ है प्रोटीन का मास, मतलब सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। तो WB जो दिया हुआ है, WB दिया है 1.26 ग्राम। ये देखिए 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रहा है वो, तो थर्ड चीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा है, मतलब पाए दे रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दे रहा है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो वो दे रहा है दैट इज़ आफ्टर दिस टेम्परेचर दे रहा है, एंड टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन। तो टेम्परेचर भी दे दिया उसने 300 केल्विन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपने कैलकुलेट करना है MB, है ना, मोलर मास ऑफ प्रोटीन आपने कैलकुलेट करना है।
क्या फार्मूला आप लगाएंगे इसके लिए? तो अगला अपन लिखेंगे फार्मूला यूज्ड। फार्मूला यूज्ड में आप लगाएंगे पाई इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे एंड पाई इक्वल्स टू होता है MRT, एम मोलैरिटी, RT, R इज़ द गैस कांस्टेंट, T इज़ द टेम्परेचर। और इसी को और कैसे लिख सकते हो? पाई इक्वल्स टू M की जगह क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय RT। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है जो हम यूज़ करने वाला है। आपको कैलकुलेट करना है MB, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो आपका फार्मूला बनेगा जो यूज़ करने वाले हैं आप फार्मूला MB इक्वल्स टू WB इंटू RT अपॉन में चला जाएगा पाई इंटू V, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू V। तो चलिए इस फार्मूले को हम यूज़ करके MB कैलकुलेट करेंगे। MB इक्वल्स टू WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। WB जो हमको दिया हुआ है दैट इज़, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, दैट इज़ 1.26 ग्राम दिया हुआ है। इंटू R का वैल्यू हम रखेंगे 0.082। टेम्परेचर दिया हुआ है उन्होंने 300 केल्विन। चलिए अपॉन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है दैट इज़ 2.57 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 0.2, जो हमने लीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। MB का जो वैल्यू आपको मिलेगा इट इज़ नियर अबाउट 60.29। तो 60 के आसपास आपको ये वैल्यू मिलेगी। सो द मोलर मास ऑफ प्रोटीन विल बी 60। ओके, सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज़ अगेन थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बट ईजी है ये न्यूमेरिकल। If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? है ना, एक मेटेलिक वायर से 0.5 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, और कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो हुए हैं। ठीक है, पहले यही क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का वो कैसे आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले अपन देखते हैं। एंड तो आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए फॉर्मूला यूज्ड, आपने फॉर्मूला यूज़ करना है Q इक्वल्स टू IT, है ना, वेयर I इज़ द करंट और T इज़ द टाइम। तो Q इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, जो करंट है वो 0.5 एम्पियर की फ़्लो हो रही है, और 2 घंटे के लिए 2 आवर्स के लिए इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 60 कर दीजिएगा, तो आपका जो 2 आवर का टाइम है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर 3600 कुलम्स। आपको सीधे कुलम्स में ये आंसर मिल जाएगा। अभी तो ये आंसर इनकम्प्लीट है, अब हमको मालूम है, अभी तो कुलम्स में मिला है आपको आंसर। आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, उसने क्या पूछा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। अभी तो हमने केवल ये चार्ज फाइंड किया है, लेकिन हमारे पास एक रिलेशन है कि 96,500 जो कि 1 फैराडे का वैल्यू है, तो 96,500 कूलम्ब इज़ इक्वल्स टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चार्ज का हमने रिलेशन निकाला मोल से, और मोल से हमने निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो हमारे पास कितना चार्ज है, कितना चार्ज हमने फ़्लो कराया 2 घंटे में? तो हमने फ़्लो कराया है 3600 कूलम्ब चार्ज। यदि फ़्लो हो रहा है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 3600 एंड डिवाइडेड बाय 96,500। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना प्रॉपर, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 2.24 इंटू 10⁻27। These are the number of electrons. This is the answer. तो इतने इलेक्ट्रॉन्स
2 घंटे में जब आप 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाओगे किसी मेटेलिक वायर से, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स 2 घंटे में फ्लो होंगे। ईजी सा है, थोड़ा सा रिलेशन आपने यूज़ करना है। पहले कूलम्स में आपने चार्ज फाइंड कर लेना है और फिर जो चार्ज है उसका रिलेशन आपने निकालना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से, क्योंकि आपसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं। ओके, और अब देख लेते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। उन्होंने एक रिएक्शन दी हुई है, कंसिडर द रिएक्शन Cr2O7 आयंस प्लस 14 H+ आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर और क्रोमियम आयंस फॉर्म हो रहे हैं प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है और इसके बाद मतलब क्रोमेट आयंस का रिडक्शन उन्होंने बताया हुआ है। और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 आयंस, है ना। क्रोमेट आयंस, 1 मोल क्रोमेट आयंस, 1 मोल क्रोमेट आयंस को रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी कूलम्स में रिक्वायर्ड होगी, ये उन्होंने पूछा हुआ है। तो देखिए रिएक्शन जो है वो भी 1 मोल के लिए ही दी हुई है। उन्होंने आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व करके हमको दे दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, है ना, अकॉर्डिंग टू आंसर देखिए हम अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन है, नॉट रिएक्शन, इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है ना, उस इक्वेशन के हिसाब से यदि देखें तो 1 मोल क्रोमेट आयन, 1 मोल क्रोमेट आयंस, डाइक्रोमेट आयंस के रिडक्शन के लिए हमको लग रहे हैं 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। देखिए रिएक्शन से ही पता चल रहा है 1 मोल क्रोमेट आयंस है और प्लस क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लग रहे हैं। और यदि आगे हम रिलेशन बात करें 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, वी नो 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 6 फैराडे, है ना। कितना चार्ज होगा, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होगा वो 6 फैराडे के बराबर होगा। सो 6 इंटू 1 फैराडे पर कितना, 1 फैराडे मीन्स कितना कूलम्स, तो 96,500 कूलम्स होता है। तो 6 फैराडे मतलब 6 इंटू 96,500 एंड इट विल बी 579,000 कूलम्स। So this much electricity in coulombs is required. It is the electricity, it is the amount of electricity required. So this is the answer. ठीक है, कितना सिंपल है। तो थोड़ा सा आप अपना जो नॉलेज है वो यूज़ करिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी आएंगे, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी 18 क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज़ फ्रॉम द मोलर कंडक्टिविटी, कोलरैश लॉ के जो एप्लीकेशंस है उस पर बेस ये न्यूमेरिकल है। एंड क्वेश्चन इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनॉइक एसिड इज़ 46.1 सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसोशिएशन एंड डिसोशिएशन कांस्टेंट। आपको ये दो चीज़ें बतानी है, साथ में इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रिंट नहीं हो पाया, साथ में इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने कि जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयंस है वो 349.6 है और एसीटेट आयंस की जो फॉर्मेट आयंस की जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ 54.6 सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में उन्होंने दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रिंट नहीं हो पाई है, तो अपन यहाँ हिंदी वाला जो सेक्शन है वहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है और फिर आधी जो हमारा न्यूमेरिकल है वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। और के लिए, और में जो क्वेश्चन है उसके लिए हम ये आंसर बता रहे हैं कि गिवन क्या क्या है। नाउ द गिवन इज़, फर्स्ट थिंग दैट इज़ गिवन इज़ मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m दिया हुआ है एंड दैट इज़ 46, ये दिया हुआ 46.1 सिमन सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आप लिख लीजिएगा। सेकंड जो गिवन चीज़ है मोलैरिटी उन्होंने दी हुई है और मोलैरिटी वो दे रहे हैं 0.025, तो 0.025 मोलर ये सॉल्यूशन है। अच्छा, कैलकुलेट करने के लिए आपसे क्या बोला जा रहा है, तो कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोला जा रहा है अल्फ़ा, दैट इज़ रेट ऑफ डिसोशिएशन, और दूसरी चीज़ जो आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोली जा रही है
दैट इज़ डिसोशिएशन कांस्टेंट, दैट इज़ के अल्फ़ा आपको फाइंड करना है। साथ में जो गिवन इन्फॉर्मेशन जो हम यूज़ करेंगे H प्लस आयंस की कंडक्टिविटी और HCOO माइनस आयंस की कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लैम्डा m at infinite dilution, that will be the conductivity of H plus ions plus conductivity due to HCOO minus ions. तो H plus ions की conductivity that is 349.6 और प्लस एसिटेट आयन की जो कंडक्टिविटी ये दे रहे हैं दैट इज़ 54.6। तो इनको जब आप प्लस करोगे आपको लैम्डा m एट इन्फिनिटी है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी किसकी, मेथेनॉइक एसिड की। और मेथेनॉइक एसिड की ये कंडक्टिविटी होगी प्लस करने पर 404.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमारे पास ये एक आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, गिवन इन्फॉर्मेशन से जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना, इससे हमने ये क्यों दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ताकि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप इन दोनों वैल्यू से कैलकुलेट कर पाएँ। बस इसके बाद आपने केवल फार्मूला यूज़ करना है। अब क्या फार्मूला आप यूज़ करेंगे, आपके पास ये है लैम्डा m ऑफ मिथेनॉइक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो आपके पास वैल्यू है 404.2, ये आपके पास आ गई, अभी आपने कैलकुलेट करी। चलिए फार्मूला यूज़ करते हैं। फर्स्ट चीज़ कैलकुलेट करने के लिए दैट इज़ रेट ऑफ डिसोशिएशन मीन्स अल्फ़ा, और अल्फ़ा आप कैलकुलेट करेंगे लैम्डा m एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपको दी हुई है ना, क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी है 46.1 ये दे रहे हैं वो एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं। तो जो लैम्डा m c है इसका वैल्यू रखेंगे आप 46.1 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 404.2। तो आपको कैलकुलेट करने पर जो आंसर मिलेगा 0.114, ये पहला आंसर आपको मिल जाएगा।
सो यू विल गेट, है ना, यू विल गेट फिनॉल। अगेन ये फिनॉल का प्रिपरेशन मैथड है, यू विल गेट फिनॉल और साथ में क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। और यदि आप H+ आयन अकेला लिखते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ लिख दीजिए फिनॉल। सो दिस इज़ ऑल्सो प्रिपरेशन मैथड ऑफ फिनॉल। थर्ड जो इक्वेशन है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब आप NaOH के साथ एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर करवाएंगे, अगेन यू विल गेट फिनॉल। मतलब ये सारी क्या है, फिनॉल की प्रिपरेशन मैथड्स उन्होंने दी हुई हैं। सो यू विल गेट C6H5OH प्लस यू विल गेट NaCl। ठीक है, अब लास्ट जो एसिड है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शन कराएंगे, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ LiAlH4 के फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो यू विल गेट एल्कोहल दैट इज़ RCH2OH। तो ये अल्कोहल और फिनॉल बनाने की प्रिपरेशन मैथड्स की कंप्लीट द रिएक्शन पूछी गई है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन पेपर का 4 मार्क के लिए, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए ये जो है ना, अगेन ये कंप्लीट द इक्वेशन के फॉर्म में है, व्हाट हैपन्स व्हेन, इस फॉर्म में उन्होंने पूछा हुआ है। तो पहला जो है व्हाट हैपन्स व्हेन, पहला जो व्हाट हैपन्स है, ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल अल्कली के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली यदि बोलें तो ये क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन दी हुई है उन्होंने, है कि नहीं, कैनिज़ारो रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कली, इट विल गिव यू CH3OH एंड प्लस HCOONA, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा आपको और साथ में मिलेगा मिथेनॉल, है ना। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होकर बनेगा अल्कोहल और ऑक्सीडाइज होकर बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ योर एल्डिहाइड, दैट इज सोडियम फॉर्मेट। तो दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इट इज बेंजीन कार्बोऑक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में, एंड इन दी, ये हिंदी में दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ, एक्चुअली हियर शुड बी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होना चाहिए। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा, ठीक है, ये लिखा रहने दीजिए, नाइट्रेशन हम करवा रहे हैं और नाइट्रेशन हम कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा C6H5, ये COOH एज इट इज़, एक H हम और हटाएंगे, लेकिन जो H हटेगा वो मेटा पोजीशन का हटेगा और यहाँ पर लगेगा NO2 ग्रुप। याद रखिए COOH ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जनरली जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाते हैं बेंजीन रिंग में, या तो वो ऑर्थो पर करवाते हैं या तो वो पैरा पोजीशन पर करवाते हैं, बट क्योंकि COOH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूशन कराएंगे एट मेटा पोजीशन। सो यू विल गेट मेटा नाइट्रो एंड दिस इज योर benzene carboxylic acid. Okay, next we are having, so next again Br2 का रिएक्शन कराना है बेंजोइक एसिड के साथ में, अगेन मेटा पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन होगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट, ये COOH ग्रुप एज इट इज़, इस मेटा पोजीशन पर आप लगा देंगे Br। So it will be, name of compound will be meta bromo and it is benzoic acid, है ना। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ना लिख
एसिड इन्होंने दिया हुआ है और दूसरा ये एसिड दे रहे हैं, और में जो दूसरा इन्होंने दिया हुआ है CH3, सिंगल बॉन्ड CHF, then we are having CH2 and then we are having COOH। तो दोनों में F है, नंबर ऑफ जो कार्बन वो भी सेम है, हेलोजन भी सेम है। तो अब हम पोजीशन देखेंगे। यहाँ जो F है क्योंकि COOH से ज़्यादा नियरेस्ट है, और यहाँ इस एसिड में जो F है वो कार्बन से थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो COOH ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पर ही हमारा F प्रेजेंट है। क्योंकि F यहाँ पर नियरेस्ट है, नियरर है एज कम्पेयर टू दिस, so it will be the stronger acid and this will be the this will be the stronger acid। इस केस में this will be the stronger acid, और इस केस में ये वाला strong acid है, इसमें ये strong acid है, इसमें ये strong acid है, और इस केस में ये strong acid है। क्यों? स्ट्रक्चर बना हुआ है इसलिए यही समझा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पोर्शन तो सेम है, कार्बोऑक्सिलिक है, बेंजोइक एसिड है, लेकिन यहाँ पर CF3 है, 3 F इससे अटैच है, मतलब ये फ्लोरीन का क्या है, विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस I इफेक्ट प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, प्लस I वाला ग्रुप है ये। तो जो प्लस I वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, और विड्रॉइंग माइनस I इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो COOH की एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक नेचर को बढ़ा देते हैं। सो इट विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड। यहाँ पर F दोनों में है, लेकिन क्योंकि F यहाँ पर नियरेस्ट है इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यहाँ पर F है, यहाँ Cl है, तो F के कारण ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर F प्रेजेंट है, इसलिए ये मोर एसिडिक होगा। तो आई होप जो पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर्स आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो यदि आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और कोई डाउट यदि इस पेपर से रिलेटेड आपको है तो कमेंट सेक्शन में वो डाउट आप शेयर करिए, मैं ज़रूर उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी।